बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो डिस्कशन है दैट इज़ रिलेटेड टू लैब ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। जिस तरह जो हम लोग होते हैं, ख़ास तौर पे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, ये बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स इनके सामने आते हैं जिनका डेटा ग्राफ की फॉर्म में अवेलेबल होता है। और बहुत सारे आने वाले वक्तों में असल में इस दुनिया में बहुत सारे ना ऐसे रिलेशनशिप्स हैं चीज़ों के दरमियान जो कि ग्राफ की सूरत में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर्स नेटवर्क्स को देखा होगा, वो भी आपस में हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। इसी तरह आपने इंसानों को देखा है, वो भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। आपने जानवरों को देखा है। इसी तरह आपके इवन के ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो किसी न किसी तरह ये जो ग्राफ होता है, ये हमारी लाइफ का पार्ट रहता है। तो इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं कि ये जो ग्राफ है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या आपने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का नाम सुना होगा, तो इन चीज़ों में जो ग्राफ है आजकल बहुत इन है। यानी कि यूँ कह लें कि डीप लर्निंग में जो आजकल सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है या लेटेस्ट टॉपिक है, वो ग्राफ से रिलेटेड है। क्योंकि हमारे पास अब ग्राफ से रिलेटेड डेटा बहुत सारा अ, सामने आया है। अब लोगों ने इसको पढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ग्राफ की फॉर्म में, तो उनको प्रोसेस करना और फिर उनसे डेटा को लेकर आना, उनसे डिफरेंट तरह की जो इन्फ्रेंसेस हैं उनको मॉडल करना, ये बहुत सारा काम आजकल हो रहा है। तो आई होप आप लोग भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे, और ज़ाहिर है मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। तो आप भी सबसे पहले तो इसको इस बेसिक ग्राफ को आप अंडरस्टैंड करें, जो कि आपने क्लास में किया है, आपने देखा है कि कोई भी जो ग्राफ होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, वो आपने सारे पढ़े होंगे। तो उनको हल्का फुल्का मैं भी इधर डिस्क्राइब करता जाऊंगा, और आपने भी फिर इसको ज़रा थारोली देखना है। ठीक है जी। तो आज की जो लैब है इसमें हमारी टोटल 3 टास्क हैं, तो जो कि आप इजीली कर लेंगे। तो थोड़ा सा इनको समझना होगा क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी हैं। अच्छा, तो अगर कोई पॉइंट समझ ना आए तो प्लीज़ आपने मुझे मेंशन कर देना है कि इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर दें। मैं बारी बारी टास्क को एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, जो फर्स्ट टास्क है उसमें आपने क्या करना है। अच्छा देखें, कोई भी जो ग्राफ होता है ना, उसको हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, ऑन पेपर ड्रॉ करते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट में हम उनको उस पर किसी डॉक्यूमेंट पे उसको ड्रॉ करते हैं। तो जब भी कोई आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें दो एंटिटीज लाजमी होंगी। पहली एंटिटी उसकी नोड्स होती हैं, जिनको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। और दूसरी जो उसकी एंटिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। ठीक है ना। एज एज मीन्स वो जो लिंक है दो नोड्स के या दो वर्टिसेस के दरमियान में, उसको हम एज कहेंगे। ठीक हो गया ना। अच्छा, तो ये जो वो लाइंस जो होती हैं उनको एजेस कहेंगे, और जो सर्कल्स हम ड्रॉ करते हैं हम उनको वर्टेक्स कहेंगे। लेकिन जब वही ग्राफ, उस पे हमने डिफरेंट तरह की एल्गोरिथम अप्लाई करनी होती है, डिफरेंट तरह का कोई हम कंप्यूटर से उसकी कोई प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना होता है। फिर हमें उस ग्राफ को, उस वो जो हमने ड्रॉ किया होता है, उसको एक ख़ास फॉर्मेट में, एक ख़ास तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होता है, जो कि कंप्यूटर में रिप्रेजेंट हो सके। तो सबसे पहली टास्क को अगर कोई ज़्यादा ना भी करनी हो, सबसे पहला टास्क हमें यही करना होता है कि हमने किसी तरह अपने ग्राफ को कंप्यूटर में सेव करना होता है। सबसे पहला टास्क तो यही होता है कि सेव करें। उसके बाद उस पर हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स या डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। लेकिन पहली टास्क ये होती है कि हम किसी तरह उसको कंप्यूटर्स में सेव कर सकें। अब सेव करने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती हैं। उनमें से आपने दो पढ़ी होंगी। एक का नाम एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है, एक का नाम एडजेसेंसी लिस्ट होता है। तो इस लैब के अंदर आप इन दोनों को डील करेंगे, या इन दोनों के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले जहाँ मैंने एक छोटा सा कोड का स्नैपशॉट दिया हुआ है, तो ये इसलिए दिया है ताकि आपको पता हो कि जो क्लास आपने बनानी है वो किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो सबसे पहले तो टास्क नंबर 1 के अंदर आपने एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो सेव करने के लिए हम जब भी यूज करते हैं कोई टेक्निक, तो उसमें से एक का नाम है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो आपने कंप्यूटर के अंदर सेव जब भी करना है अपने ग्राफ को, तो आप या तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे या लिस्ट बनाएंगे। तो इस पर्टिकुलर टास्क में आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं। अच्छा, उस पर्पज के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक क्लास बनानी है। उस क्लास का नाम होना चाहिए मैट्रिक्स ग्राफ। अच्छा, कोशिश किया करें कि जो क्लास के नेम्स हैं वो मीनिंगफुल हों, जिस तरह मैंने रखा है कि मैट्रिक्स ग्राफ। इससे पता चलेगा कि ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर ये क्लास का नाम रखेंगे तो काफ़ी अच्छा फील होगा आपको भी, मुझे भी। तो इसका पर्पस क्या होगा, ये मेंटेन करेगी एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो कि किसी भी ग्राफ की होगी। ठीक है ना। आप अपनी मर्जी का कोई भी ग्राफ लेंगे, आप उसे ड्रॉ करें ऑन पेपर, उसके एजेस बनाएं, और फिर आपने उनको, उस ग्राफ को कंप्यूटर्स की फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है ना। तो आपके जहन में एक ग्राफ रहे, सबसे पहले पेज पे ड्रॉ कर लें ताकि आपके जहन में रहे कि अच्छा मुझे इस पर्टिकुलर ग्राफ को लेट्स से इस प्रोग्राम के अंदर स्टोर करना है, ताकि आप विजुलाइज कर सकें कि अच्छा इतनी नोड्स होनी चाहिए, इतने मैट्रिक्स का साइज होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, अब जब भी हम किसी ग्राफ को मैट्रिक्स में स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हम एक टू डायमेंशन अरे या टू डायमेंशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बताया हुआ है कि आप टू डायमेंशन जो डायनामिक अरे है उसको यूज करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए। अच्छा, वैसे तो आपके पास चॉइस होती है कि आप स्टैटिक अरे यूज कर लें या आप डायनामिक अरे यूज कर लें। इस पर्टिकुलर टास्क के अंदर आपको जानबूझकर ये कहा गया है कि आपने डायनामिक अरे यूज करनी, क्योंकि स्टैटिक अरे तो हमें काफ़ी अच्छी यूज करना आती है। तो थोड़ी सी हमारी जो प्रैक्टिस है वो ये भी हो जाए कि अगर हमें डायनामिक अरे बनानी हो और वो भी टू डायमेंशन अरे, से याद रखें जो एक है सिंगल डायमेंशन अरे वो भी डायनामिकली, जहां आपने टू डायमेंशन अरे बनानी होगी जो कि डायनामिकली होगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा टू डायमेंशन अरे कैसे बनाते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि यूज फॉलोइंग रेफरेंस क्लास एंड इम्प्लीमेंट मेंशन मेथड्स। अब बजाय इसके कि मैंने टेक्स्ट में ऊपर सारा कुछ लिखने के, मैंने जरा क्लास बना दी है। अब मैं जरा आपको क्लास एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस क्लास के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक क्लास है जिसका नेम है मैट्रिक्स ग्राफ। उसके अंदर हमारे पास दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। एक मैंने शॉर्ट टाइप का रखा हुआ है, आप चाहें तो इंटीजर का रख लें, ये कोई प्रॉब्लम। ये मैंने शॉर्ट इसलिए रखा है क्योंकि हम नॉर्मली जो ग्राफ है उसके अंदर जो वर्टेक्स हैं उनमें उसमें छोटे नंबर सेव करते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट रखा हुआ है। आप अपनी आसानी के लिए इंट रखना चाहते हैं इंट रख लें, अगर आप फ्लोट स्टोर करना चाहते हैं फ्लोट कर लें, दैट इज अप टू यू, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो मैंने अरे का एक पॉइंटर बनाया हुआ है। अच्छा, हो सकता है आपने इससे पहले जो पॉइंटर्स देखे वो सिंगल स्टार वाले हों, लेकिन यहाँ जो आपको पॉइंटर नजर आ रहा है दिस इज डबल स्टार पॉइंटर। ये अब थोड़ा समझना है। ठीक है, ये डबल स्टार पॉइंटर, ये ये इंटरेस्टिंग चीज है। याद रखें, जब भी आप किसी मेमोरी का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं तो हमेशा एक पॉइंटर चाहिए होता है। अगर वो मेमोरी एक नॉर्मल वेरिएबल की हो, नॉर्मल वेरिएबल यानी कि इंटीजर का एक वेरिएबल है, उसकी एक मेमोरी आप किसी पॉइंटर में रखना चाहते हैं, तो आप एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाएंगे, सिंगल स्टार वाला पॉइंटर बनाएंगे और उसके अंदर उसका एड्रेस इजीली स्टोर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तो डबल स्टार पॉइंटर की क्या जरूरत होती है।
डबल स्टार की जरूरत पड़ती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक जिस वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर में रखा है, अब आप उस पॉइंटर का एड्रेस किसी और पॉइंटर में रखना चाहते हैं। ठीक है, समझे? विजुलाइज किया आपने? विजुलाइज करें कि एक वेरिएबल है नॉर्मल ए, उसका एड्रेस आपने किसी पीटीआर पॉइंटर में रखा हुआ है जो कि नॉर्मल पॉइंटर है। अब इस पीटीआर पॉइंटर का एड्रेस आप एक और पॉइंटर में रखना चाहते हैं। तो जब आप किसी पॉइंटर का एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर में रखना चाहते हैं तो वो फिर सिंपल पॉइंटर नहीं होता, वो सिंपल सिंगल स्टार वाला पॉइंटर नहीं होता, बल्कि वो डबल स्टार वाला पॉइंटर होता है। तो यहाँ जो आप 2 डायमेंशन अरे बनाएंगे, ये बेसिकली उसी सिंगल स्टार वाले जो पॉइंटर्स हैं प्लस डबल स्टार वाले, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये अरे आपकी बनेगी। ठीक है, तो ये अरे बनाना थोड़ी सी ट्रिक है, ये बस जानबूझ के आपको कहा गया है कि आपको ये ट्रिक आ जाए कि आप ये अरे कैसे बनाएंगे। अगर अरे बनाने में प्रॉब्लम हुआ तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको तरीका समझा दूंगा, लेकिन पहले आपने ट्राई करना है लाजमी। अच्छा, तो सेकंड डेटा मेंबर है दैट इज द साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स, कि जो भी आपका मैट्रिक्स बनेगा या जो भी आपकी अरे बनेगी 2 डायमेंशन, उसका साइज क्या होगा। और साइज आपको पता है ये हमेशा इंटीजर होगा, और शॉर्ट भी एक इंटीजर ही होता है। तो ये आपको बताएगा कि आपके ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ नोड्स कितनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने लेट से अगर कोई 3x3 का आपका ग्राफ है, यानी कि 3 एलिमेंट्स का 3 नोड्स का ग्राफ है, तो 3x3 का की आपकी अरे बनेगी। और अगर आपका 5x5 अगर आपके 5 नोड्स हैं तो आपका 5x5 की अरे बनेगी। तो आपने सिंपली तो आप इसमें ट्रिक सिर्फ यही होगी कि आपने किस तरह अरे को डिक्लेयर करना होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट पब्लिक चीज़ है, उसके अंदर पब्लिक एरिया में हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। उन फंक्शन में सबसे पहले मैट्रिक्स ग्राफ एक कंस्ट्रक्टर है। तो अब यहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये इनिशियलाइज करेगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो कि पॉइंटर है और मैट्रिक्स साइज पे। ठीक है, ये इनिशियलाइज कर देगा। तो आप खुद डिफाइन कर लेंगे कि मुझे साइज क्या रखना चाहिए, इनिशियल साइज क्या रखना चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली मुझे मैट्रिक्स की जो अरे है इसको कैसे डिक्लेयर करना है। तो आप अगर चाहें तो इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप बेशक यहाँ आर्गुमेंट ले लें कि साइज बता दो भाई। कंस्ट्रक्टर ऐसा बना लें जिसमें साइज 0 ना हो, बल्कि आप हमेशा साइज बताएं और वो साथ ही उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपकी 2 डायमेंशन अरे बना दे। अच्छा, ये याद रहे ये डायनामिक अरे होगी। ठीक है ना, साइज हम खुद बताना चाहेंगे, असल में साइज हम रन टाइम पे चाहेंगे कि यूजर एंटर करे और उसके बाद हम साइज यहाँ पास करें और वो इजीली उसको बना ले। ये प्रॉब्लम चूंकि स्टैटिक अरे में आता है कि उसमें आपको साइज पहले से पता होना चाहिए, तो मैंने ज़रा उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि साइज पहले से पता होने के बजाय हम यूज़र से पूछें अच्छा आप बताओ नंबर ऑफ नोड्स, और उसके बाद आप जो है वो अरे बना लेंगे, और वो ज़ाहिर है डायनामिक अरे से ही ये काम हो सकेगा। अच्छा, दूसरा फंक्शन है दैट इज कंस्ट्रक्टर, सॉरी डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर में आप क्या करेंगे, आपने जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई होगी जो कि डायनामिकली एलोकेट आपने की थी इसकी मेमोरी, उसको आप डिस्ट्रॉय करेंगे या उसको आप डी एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो उस अरे को की वो जो मेमोरी होगी उसको आपने डी एलोकेट करना होगा इन डिस्ट्रक्टर। अच्छा, फिर आपका एक फंक्शन आएगा क्रिएट ग्राफ का। ये थोड़ा सा ट्रिकी फंक्शन है। ये क्रिएट ग्राफ, अब आपकी ये चॉइस है, ये मैं आपको एक चॉइस दे रहा हूँ कि आप चाहें तो इस क्रिएट ग्राफ के फंक्शन में आप यूजर से डायरेक्ट इनपुट लेना शुरू करेंगे कि अच्छा, इससे पहले तो आपने उससे पूछ लिया था कि अच्छा भाई कितनी नोड्स हैं, और उसने कहा था जी 5 नोड्स हैं। लेट्स से मेरे पास 5 नोड्स हैं मेरे ग्राफ, तो आपने 5x5 की अरे बना ली होगी। अब आप इस फंक्शन के अंदर उससे पूछेंगे कि अच्छा अब ये बताओ कि नोड नंबर 1 और 2 में कोई लिंक है या नहीं, जो जिस तरह आप एज के बारे में पूछते हो। ठीक है ना, कि इसमें कोई लिंक है या नहीं। ठीक हो गया। इसी तरह
1 और 2 के दरमियान है या नहीं, वो इसी तरह एंट्रीज करता जाएगा। तो आपके जितने भी लिंक्स बनेंगे और एजेस होंगे, जब पॉसिबल एजेस होंगे, आप उनके बारे में पूछेंगे, यस नो यस नो, वो यस नो कहता जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने मैट्रिक्स को पॉपुलेट करते जाएंगे या उसमें डेटा स्टोर करते जाएंगे कि हाँ जी इन इन नोड्स के दरमियान में लिंक है और इन नोड्स के दरमियान लिंक नहीं है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो जो ये जो इंफॉर्मेशन सारी की सारी है जो आप यूजर से ले रहे थे कि अच्छा ये नोड्स हैं और इनके दरमियान लिंक है या नहीं, ये सारा कुछ आप किसी टेक्स्ट फाइल में भी लिख सकते हैं कि आपने एक टेक्स्ट फाइल में लिख दिया और अब आप अपने प्रोग्राम से कहते हैं कि अच्छा टेक्स्ट फाइल से रीड कर लो और पॉपुलेट कर दो। ये दूसरा मेथड हो सकता है। तो अब आपकी चॉइस है कि आप डायरेक्ट यूजर से सीन ले लेते हो कि किन किन नोड्स के दरमियान में लिंक है या नहीं है, या ये सारी लिंकिंग की या जितनी भी एंट्रीज हैं ये आप किसी टेक्स्ट फाइल में लिख देते हो और फाइल रीड का जो मेथड होता है उसके थ्रू आप ये सारा कुछ वहां से रीड कर सकते हो। जब आपकी मर्जी है। मेरा तो ख्याल ये है कि जो आप हमेशा आसान चीज़ की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले तो आप यूजर से इनपुट ले लेंगे और ताकि कम से कम प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद फॉर एक्स्ट्रा क्रेडिट या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप टेक्स्ट फाइल से भी ये काम करा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड जो है ना इसमें सिर्फ या ये फंक्शन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बाकी तो सारा कुछ आसान है। कंस्ट्रक्टर भी आसान ही होता है, डिस्ट्रक्टर भी इसमें जस्ट जी एलोकेशन करनी होती है। जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज वेरीफाई कनेक्शन। बहुत सिंपल कनेक्शन ये फंक्शन है। इसमें आप दो आर्गुमेंट्स पास करेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट ये होगा कि वर्टेक्स नंबर ये वाला, लेट्स से वर्टेक्स नंबर 3, और सेकंड आर्गुमेंट आप देंगे लेट्स से वर्टेक्स नंबर 5। ठीक है, डेटा वगैरह आप पहले स्टोर कर चुके हैं। इस फंक्शन को जस्ट आप टू वर्टिसेस के नेम्स बताएंगे, 1 2 या 4 6 या 3 एंड 4 वगैरह वगैरह। आप कोई भी दो वर्टिसेस इसको बताएंगे, ये जस्ट आपको ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ये रिटर्न कर देगा कि क्या इनके दरमियान किसी किस्म का कोई कनेक्शन है या नहीं। क्या आपने पास किया 3 एंड 5, तो आपका ये फंक्शन जस्ट ये रिटर्न कर दे कि अगर इनमें कोई कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी कि इनमें एज एग्जिस्ट करता है, तो ट्रू रिटर्न कर दे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दे। ये सिंपल फंक्शन है, जस्ट एक दो लाइन का फंक्शन है। बस आपको ट्रिक पता हो कि आपने क्या करना है। ठीक है ना, आपने ग्राफ में जैसे पढ़ा होगा, आपको खुद पता है कि जो 2 डायमेंशन मैट्रिक्स आपने बनाया होगा उसमें आप एक में रोज को दूसरे के कॉलम को देख रहे हैं। तो ये असल में जो एक वर्टेक्स है ये एक रो बन सकता है, ये दूसरा वर्टेक्स है ये उस एक कॉलम हो सकता है। तो आपको एक रो और दूसरे कॉलम की जो कॉमन एंट्री होगी उसमें बस ये देखना है कि उसमें 0 स्टोर है या 1 स्टोर है या क्या स्टोर है। उसके अकॉर्डिंगली जस्ट आपको इफ कंडीशन लगा के रिएक्ट करना है, ट्रू रिएक्ट करना है या फॉल्स रिएक्ट करना है। रिएक्ट का मतलब है कि रिटर्न करना। ठीक है, ये सिंपल इस फंक्शन में करना है। और लास्ट फंक्शन तो वैसे ही आपको नाम से पता चल जाता है कि आपने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो भी सेव किया होगा उसको डिस्प्ले करना है जस्ट, कि उसमें प्रॉपर ज़रा प्यारा लगे कि जिसमें 1 2 3 नोड्स के नाम भी आ रहे हों, ऊपर भी लेफ्ट साइड पे भी, और फिर उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं 0 1 0 1 वो ज़रा प्रिंट हो रहे हैं। तो आपने पूरा ज़रा एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स को प्रिंट करना होगा। बस ये ओवरऑल इस पूरी क्लास में ये जो सिंपल सी क्लास है जिसका नाम मैट्रिक्स ग्राफ, इसमें परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये मैं फिर से एक ब्रीफली बता देता हूँ। दो डाटा मेंबर्स होंगे, एक पॉइंटर है दूसरा एक वेरिएबल है। वेरिएबल में साइज ऑफ ग्राफ होगा और दूसरे में आपका मैट्रिक्स का जो भी 2 डायमेंशन अरे होगी जो कि आपने डायनामिकली एलोकेट की होगी वो पड़ी होगी। कंस्ट्रक्टर में आप यहाँ मैंने जैसे बताया था, ये मैंने तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। आप आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बना लें और यहाँ एक सिंगल आर्गूमेंट आप पास करा दें और वो साइज ऑफ अरे आपका हो जाएगा। ठीक है, जो साइज है वो आप जहाँ इनपुट ले लें और इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप अपनी अरे को पॉपुलेट क्रिएट करा लें, उसकी मेमोरी एलोकेट करा लें। ये आपके लिए आसानी हो जाएगी और फिर आपने डिस्ट्रक्टर में उसको डिस्ट्रॉय कर देना और इस ग्राफ
क्रिएट ग्राफ के अंदर आपने एक्चुअली वो प्रॉपर जो एंट्रीज होती हैं जो कि ग्राफ की कि किन किन नोड्स के दरमियान में कनेक्शन एग्जिस्ट करता है या एज एग्जिस्ट करता है, वो आपने सेव करा लेना। और वेरीफाई कनेक्शन में जस्ट आपने ये बताना होगा कि जो भी मैं वर्टिसेस दो एंटर करूं, या उनके दरमियान किसी किस्म का कोई लिंक एग्जिस्ट करता है या नहीं। कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा है। और एंड पर आपने इसको पूरी मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर देना। तो ये आपका ओवरऑल पूरा एक टास्क 1 है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जो टास्क 2 है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है इसी के, यानी कि उसमें मेन थीम या मेन टास्क वही है जो कि ऊपर वाली टास्क 1 में करनी है। अगर आपने टास्क 1 कर ली है तो आपके लिए टास्क 2 करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। थोड़ी सी उसमें चेंजेस है, बस इसमें चेंजेस ये हैं कि जिस तरह टास्क 1 के अंदर आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई थी अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए या ग्राफ को सेव करने के लिए, और आपने ये क्लास में पढ़ा है कि एक ग्राफ को मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक एडजेसेंसी लिस्ट होती है उसकी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टास्क के अंदर आपसे कहा गया है कि आपने एडजेसेंसी लिस्ट यूज करनी है अपने मैट्रिक्स को सेव करने, मैट्रिक्स कह रहा हूँ, अपने ग्राफ को सेव करने के लिए। ठीक है, तो आपने अपने ग्राफ को सेव करने के लिए एडजेसेंसी लिस्ट का इस्तेमाल करना है। और इसके लिए जो आप क्लास बना रहे होंगे उस क्लास का नाम होगा ग्राफ लिस्ट। और जिस तरह जब हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम अरे बनाते हैं, ठीक है ना, 2 डायमेंशन अरे बनाते हैं। तो जब हमने लिस्ट की फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर करना हो तो हम हमेशा लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हमें लिंक लिस्ट के कोड की भी जरूरत पड़ेगी। और लिंक लिस्ट का कोड आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, तो वो वाला कोड जो कि वर्किंग कोड होगा आपका लिंक लिस्ट वाला, वो आप निकालें जो पिछली लैब्स में आपने किया है, और उसको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है, लिंक लिस्ट के कोड को आपने जीरो से नहीं लिखना, वो आपने जैसे पूरी एक प्रॉपर क्लास बनाई थी जिसमें नोड की क्लास अलग थी, लिंक लिस्ट की क्लास अलग थी, उसमें नोड्स का ऐड होना, डिलीट होना, प्रिंट होना वगैरह वगैरह, डिस्प्ले होना, वो सारे जो फंक्शंस आपने बनाए थे वो एज इट इज बस अपने इस प्रोग्राम के पोर्शन में कॉपी कर लेना। जस्ट उस कोड को कॉपी करना है। आपने जो नया काम करना है वो जस्ट ये वाला करना है कि आपने ये क्लास न्यू बनानी है, और इस क्लास का नाम होगा लिस्ट ग्राफ। अब नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा ग्राफ होगा जो कि लिस्ट में स्टोर होगा या लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है। तो अब इसमें एक पॉइंटर चाहिए। अब इसमें देखें, इसमें एक पॉइंटर एडजेसेंसी लिस्ट के नाम से, और इसकी डेटा टाइप क्या है, लिंक लिस्ट। इसका मतलब यह है कि ये अरे ऑफ लिस्ट हम यहाँ बनाना चाहते हैं, और एक सिंगल पॉइंटर है। पिछले केस में डबल पॉइंटर था, क्योंकि जो 2 डायमेंशन अरे होती है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको उसकी मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हमें सिंगल और डबल पॉइंटर्स को मिक्स करना होता है। अब यहाँ तो हमें जस्ट अरे चाहिए, मल्टीपल अरेज चाहिए, सॉरी मल्टीपल लिस्ट चाहिए, लिंक लिस्ट चाहिए। और उस मल्टीपल लिंक लिस्ट के लिए हमने एक डायनामिक अरे बना दिया। तो डायनामिक अरे का हर पोर्शन जो होगा, यानी कि मैंने एक ऐसी अरे बनाई है जो कि लिंक लिस्ट की टाइप की, और उस अरे का एक सेल पूरी एक लिंक लिस्ट है। अरे लेट से मैंने 5 की अगर अरे बनाई है तो उस 5 में इंडेक्स नंबर, उस 5 की अरे में जो इंडेक्स नंबर 0 है वो पूरी एक लिंक लिस्ट है, जो इंडेक्स नंबर 1 है वो भी एक पूरी लिंक लिस्ट है। तो असल में मैंने 5 लिंक लिस्ट बना ली हैं यूजिंग डायनामिक अरे लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ आपने एक अरे बनानी होगी जो कि डायनामिकली एलोकेट करेंगे, और जाहिर है उसका कोई साइज होगा। तो आपने पहले तो ये बताना होगा कि साइज कितना है, और जितना आपकी नोड्स होंगी, जितनी आपकी नोड्स होंगी, नोड्स का आपके ग्राफ का साइज होगा, उतनी आप लेंथ की अरे बना लेंगे लिंक लिस्ट की, और उस अरे का आप एड्रेस जो है वो इस पॉइंटर में सेव कर लेंगे। और कंस्ट्रक्टर बिल्कुल उसी तरह करेगा कि आपके जो पॉइंटर्स हैं और जो नोड्स हैं इनको इनिशियलाइज कर लेगा। जहाँ भी आप यही करें कि बजाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के आप यहाँ एक आर्गूमेंट ले लें। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर को आप आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बना लें और कहें कि भाई इसके अंदर आप मुझे साइज़ बता दिया करें। तो जैसे ही आप मुझे साइज़ बताएंगे ताकि मैं अपनी जो डायनामिक अरे है उसको क्रिएट कर लूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही आप अपनी डायनामिक अरेज को क्रिएट कर लूँ। तो यहाँ लेट्स से यूज़र ने पास किया कर दिया 5,
तो आपने फ़ौरन एक 5 एलिमेंट्स की अरे बना ली। और ज़ाहिर है ये याद रखें कि यहाँ जो अरे बनेगी वो कोई इंटीजर या फ्लोट की नहीं होगी, वो लिंक लिस्ट की टाइप की अरे बनेगी। और उसके लिए आपको लिंक लिस्ट की जो क्लास आपने पहले पिछली लैब्स में बनाई हुई है, आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो कोड आपके पास नहीं है तो ये वाला टास्क करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो आपके लिए मस्ट है, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। और डिस्ट्रक्टर में आप उसी तरह जो आपने जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की थी उसको जस्ट आप रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और क्रिएट ग्राफ में आप वही करेंगे कि यूजर से एंट्रीज लेते जाएंगे। अच्छा ये बताओ आप इन ग्राफ में आपस में कोई सॉरी इन वर्टिसेस में आपस में कोई लिंक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर इनपुट लेते जाएंगे और यहाँ सेव करते जाएंगे। अब याद रहे कि वो जो फंक्शन आपने पिछली क्लास में जो मैट्रिक्स वाली क्लास में बनाया होगा वो यहाँ पूरे का पूरा काम नहीं आएगा। हाँ, एंट्रीज इनपुट लेने वाला तो आएगा, लेकिन याद रखें कि पिछली टास्क में आप जहाँ डेटा स्टोर कर रहे थे वो एक अरे थी, वो 2 डायमेंशन अरे थी, वो 2D अरे थी जिसमें आप डेटा स्टोर कर रहे थे, तो उसका तरीका डिफरेंट होगा। अब जब जहां आप लिंक लिस्ट के अंदर और अरे ऑफ लिंक लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर करेंगे, इनपुट लेने का तरीका वही होगा, बट जब आप डेटा स्टोर करेंगे तो वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो आपने अब देखना है कि वो क्या तरीका होगा। और फिर इसी तरह जो वेरीफाई कनेक्शन है वो भी वैसे ही सेम वही काम करेगा कि आपने किसी तरह 2 वर्टिसेस के बारे में बता दिया कि ये 2 वर्टिसेस हैं, तो इन 2 वर्टिसेस के दरमियान किसी किस्म का कोई लिंक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अब आपने ये देखना होगा, अब अपने लिंक लिस्ट में ये सर्च करना होगा, ठीक है ना। अब आपके पास सबसे पहले तो ये है कि कौन सी लिंक लिस्ट में सर्च करना है, तो ये एक आप ये कर सकते हैं कि ये पहला जो वर्टेक्स है वो ये बताया कि मेरे पास 5 लिस्ट थी, 5 लिंक लिस्ट थी। अब इनमें से लेट से अगर यूजर ने 3 एंटर किया था तो इसका मतलब मुझे तीसरी वाली लिंक लिस्ट में देखना है। तो तीसरी वाली लिंक लिस्ट देखा और लेट से यहाँ सेकंड जो आर्गुमेंट यूजर ने पास किया था वो 5 था, पहला 3 था, दूसरा 5 था। तो 3 नंबर लिंक लिस्ट में आप चेक करेंगे कि क्या 5 नंबर की एंट्री है या नहीं, ठीक है। आई रिपीट कि 3 नंबर, क्योंकि मैंने जहां 3 पास किया तो 3 नंबर लिंक लिस्ट में क्या 5 नंबर वाली वैल्यू या 5 नंबर वाला वर्टेक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर वो आपको मिल जाएगा, अब आपको यहाँ उसके बिल्ट इन फंक्शन जो फाइंड का फंक्शन है या जो सर्च का फंक्शन है वो यूज करना पड़ेगा लिंक लिस्ट का, तो उसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या इन दोनों के दरमियान आपस में किसी किस्म का लिंक है या नहीं। ये थोड़ी ट्रिक है, तो आपने इन दोनों दोनों क्लासेस को मिक्स नहीं करना। उसमें अरे में चीज़ें ये वाला फंक्शन थोड़ा आसान था, लेकिन लिंक लिस्ट में थोड़ा सा लिंक लिस्ट की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करते हुए आपने ये काम परफॉर्म करना। और इसी तरह डिस्प्ले एडजेसेंसी, अच्छा ये मैट्रिक्स मैंने दोबारा लिख दिया, ये मैट्रिक्स नहीं है, मैं कॉपी करते हुए मिस्टेक हो गई है। तो ये एडजेसेंसी लिस्ट है। ये तो आपने ये वाला जो ग्राफ है जो आपने इसके अंदर लिस्ट की फॉर्म में सेव किया हुआ है उसको जस्ट आपने प्रिंट कर देना है। और ये मैं आई रिपीट कि डिस्प्ले एडजेसेंसी लिस्ट है जहाँ ये मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लें, तो इसमें करेक्शन ये है कि ये दिस इज डिस्प्ले एडजेसेंसी लिस्ट। तो ये एक वही क्लास है जो कि पहले आपने बनाई होगी, बस हल्का फुल्का जो लॉजिक है वो चेंज हो जाएगा, ये इसमें खास बात है। ये थी आपकी टास्क नंबर 2। अच्छा टास्क नंबर जो 3 है उसके अंदर आपने जस्ट ये करना होगा कि आपने ग्राफ के ऊपर अगर अगर तो आपने ये क्लास में पढ़ ली है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो आप तब तक इसको डिले कर सकते हैं जब तक आपने क्लास के अंदर इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा। जिस तरह आपने ट्रीज पढ़ी थी ना, तो ट्रीज में डिफरेंट ट्रेवर्सल एल्गोरिदम्स होती हैं। जिस तरह आपने इन ऑर्डर पढ़ा था, आपने पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, तो उस तरह की जो एल्गोरिदम थी वो ट्रीज पे अप्लाई होती थी। तो जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर होता है इस पर भी दो खास तौर पे ट्रेवर्सल एल्गोरिदम लोग यूज करते हैं। एक का नाम है डेप्थ फर्स्ट और दूसरे का नाम है ब्रेड्थ फर्स्ट, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट और ब्रेड्थ फर्स्ट, तो ये दो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। ये आपने क्लास में अगर तो पढ़ ली हैं तो आपने ये वाली टास्क परफॉर्म करनी है, और अगर अभी तक ये नहीं पढ़ी
तो फिर आपने फ़िलहाल ये टास्क परफॉर्म नहीं करनी, इसको रोक लेना है, और जब आप वो टास्क क्लास में पढ़ लेंगे फिर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये चूँकि दो डिफरेंट जो दो प्रॉब्लम्स हैं या दो एल्गोरिथम्स हैं, ये ट्रिकी हैं, तो ये आपने लाजमी करनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं। आप जब कभी भी इंटरव्यू में भी जाएंगे तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन चूँकि डेटा स्ट्रक्चर से होंगे, उसमें आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि अच्छा डेप्थ फर्स्ट क्या होता है, ब्रेड्थ फर्स्ट क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनको कब यूज़ करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आपको सर क्लास में बताएंगे, और अगर आप पढ़ा दिया तो बता दिया, अगर नहीं बताया तो आप उनसे ये पूछ भी सकते हैं जब वो पढ़ाएंगे। तो ये ओवरऑल पूरी आपकी छोटी सी लैब थी जिसमें आपने ये छोटी सी टास्क परफॉर्म करनी है। अब आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी, क्वेश्चंस, कोई चीज़ समझ ना आई हो या किसी चीज़ में मज़ीद क्लैरिटी चाहिए हो तो प्लीज़ बता दें, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा या मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ये हो सकता है। जी, क्वेश्चंस। तो थोड़ा माइंड से गुजरी है हल्की हल्की, लेकिन जब करेंगे तब सही अच्छे से समझ आएगी। हाँ जी, फिलहाल तो असल में ये बहुत इजी लग रही है कि अच्छा जी ऐसे है ऐसे है। इसमें जो ट्रिक है ना, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी वो ये होगी कि टू डायमेंशन अरे कैसे बनाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम आप ये बता दें। सबसे पहले तो आप ये करें कि ये जो क्लास है ये शुरू करने से पहले आप छोटा प्रोग्राम ये बना लें कि अच्छा टू डायमेंशनल अरे कैसे बनाते हैं और फिर उसमें हल्का फुल्का डेटा कैसे सेव करते हैं, रैंडम डेटा स्टोर करा के प्रिंट करा के चेक कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा क्या मेरा जो प्रोग्राम है या जो मेरी अरे है वो प्रॉपरली बन गई है और काम कर रही है या नहीं। ठीक है, और उसको, और अगर आप बना रहे हैं तो उसको लाजमी डिलीट भी लाजमी कीजिएगा। तो ये जब आपकी टू डायमेंशनल अरे बन जाए, आपको कॉन्फिडेंस हो जाए हाँ जी ऐसे बनती है, फिर आपने इस टास्क की तरफ मूव करना है। इसमें जस्ट ये ट्रिक होगी। और एडजेसेंसी लिस्ट के लिए ज़ाहिर है आपको अरे का सॉरी लिंक लिस्ट का जो बेसिक थीम है, अगर वो धुंधला हो गया तो आपको उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा और उसको अब देखना पड़ेगा कि अच्छा ये लिंक लिस्ट मेरे पास अब एक टूल है, मेरा एक औजार है, अब इसको मैं अपने ग्राफ के लिए कैसे यूज करूंगा। ये हमेशा जो साइंटिस्ट होता है उसका यही काम होता है कि उसके जो टूल्स होते हैं, अब ये डेटा स्ट्रक्चर में आप जो जो पढ़ रहे हैं ना, ये सारे आपके टूल्स हैं। ये याद रखें, ये जो अरे हो गई, लिंक लिस्ट होगी, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्रीज हो जाएंगी, प्रायोरिटी क्यूज हो जाएंगी, उसके बाद आपके डी एस ट्रीज हैं, बी प्लस ट्रीज भी होती हैं, शायद आपको सर क्लास में पढ़ाएंगे। इसी तरह आपकी हैशिंग है, आपके ग्राफ्स हैं, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक और मैं मजे की बात बता दूं, ये जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन के आपकी डिग्री में एक पूरा कोर्स है जिसका नाम ग्राफ थ्योरी है। अगर आपको ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये जो ग्राफ वाला पोर्शन है ये सही समझ आ गया है तो उस कोर्स में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वो कोर्स का नाम ही ग्राफ थ्योरी। तो इसलिए आपने इन ग्राफ्स को बड़े अच्छे तरीके से समझना है ताकि जब आप वो कोर्स पढ़ें तो आपको वो चीज़ें आसान लगें। और ज़ाहिर है इंटरव्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और अब तो ग्राफ पे बहुत ज़्यादा, इवन कि मैं देख रहा था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है, वो जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया ना कि डीप लर्निंग में आजकल ग्राफ्स पे बहुत काम हो रहा है, तो वो इसी पूरा कोर्स है जो कि डीप लर्निंग का कोर्स है जो कि ग्राफ्स पर लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? सर ये जो हम सेकंड वाले उसमें करेंगे वो डबल लिंक लिस्ट या सिंगल लिंक लिस्ट? जी, आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे। अच्छा, और जो ये पहले वाले क्वेश्चन की आप बात करें इसमें अगर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट वो डायनामिक 2D अरे बनाते हैं तो उस केस में भी हम इंडेक्स के थ्रू तो एक्सेस कर सकते हैं ना, जी पॉइंटर जी, के थ्रू करना ज़रूरी है? नहीं 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 नहीं, असल में ये जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, ये जो पॉइंटर है, ये असल में इसी को इस्तेमाल करके आप इंडेक्सिंग उसी कर रहे होंगे ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप स्टैटिक अरे जो बनाते हैं तो उसका जी लेट से जी। उसका नाम आपने ए आर आर रखा हुआ है, तो वो जो ए आर आर उसका नाम है वो असल में उसका पॉइंटर ही है, अरे का बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंटर ही होता है। तो ये भी समझें, इस ये अरे का नाम है,
अब इसको आपने जब डिफाइन करना है या डिक्लेयर करना है ना, या इसके लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, तब तो आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स के नाम को अज्यूम करना है कि अच्छा ये पॉइंटर है। लेकिन जब आपने इसमें डेटा स्टोर करने लग जाना है या इसमें से डेटा रीड करने लग जाना, तो फिर आप इसे अज्यूम करेंगे ये अरे का नाम है, फिर ये है तो ये पॉइंटर, लेकिन असल में ये एक अरे का नाम ही होगा और इसे नॉर्मल अरे के तौर पर आप रीड कर रहे होंगे और राइट कर रहे होंगे इसमें डेटा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जी, और सर इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ग्रुप में मैसेज कर दें, ये लैब एलिमेंट कोई भी? ग्रुप कर दें या अगर मुझे इंडिविजुअली करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं ये है। बहुत बिल्कुल ठीक, थैंक। जी, और किसी का भी क्वेश्चन? और सर ये थर्ड वाला तो अभी नहीं किया हुआ, तो ये फिर हम बाद में कब, जी, मतलब ये बाद शायद में कर अभी सकते नेक्स्ट क्लास में शायद करवा दें सर, तो हैं। जब वो करा दें, जब आपको कंफर्टेबल फील हो के अब सर ने करा दी और हमें समझ आ गई है, और जाहिर है सर ने कोड भी उसमें दिया होगा, तो आप जस्ट उसको इस पर टेस्ट करना चाहेंगे, इन्हीं क्लासेस के ऊपर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप कर बिल्कुल लें ठीक, फिर आप उनको सबमिट करा दें, कोई इशू नहीं। बिल्कुल। जी, और कुछ? लैब का कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, चलें चलें, ठीक है। अच्छा, ये आपको अब न्यू डॉक्यूमेंट नज़र आ रही है जो जो मैंने अभी ओपन की है, प्रोजेक्ट वाली? तो अच्छा, ये डॉक्यूमेंट तो कह रही है कि जनाब ये जो आपका प्रोजेक्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू हैशिंग प्रोग्राम। इसका मतलब है आपने जो हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है वो उसको आपने इसके अंदर यूज़ करना होगा। और जहाँ उन्होंने थोड़ा सा हैशिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हैशिंग क्या है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि फॉर एग्जांपल लास्ट जो लैब थी उसमें हमने एंड पे ये डिस्कशन की थी कि हैशिंग कैसे यूज़ की जाती है और हैश टेबल क्या होता है और की क्या होती है। तो मैंने आपको कहा था कि एक बड़ी की होती है, उस बड़ी की को हम छोटी की पे मैप करते हैं। तो वो जो मैपिंग है वो हमने बड़ी सिंपल सी की थी। तो मैंने कहा था कि एक बड़ा नंबर है, यानी कि आपका जिस तरह रोल नंबर होता है, और उस बड़े रोल नंबर को आप छोटी की में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो बड़ा नंबर था वो भी एक इंटीजर था और छोटा नंबर जो था वो भी एक इंटीजर था। तो आपने एक इंटीजर की को एक इंटीजर में ट्रांसफॉर्म किया था, ठीक है ना? तो ये भी एक हैशिंग का तरीका था। ये एक हैश फंक्शन ऐसा आपने बनाया था जो बड़ी इंटीजर वाली की को छोटी इंटीजर वाली की में कन्वर्ट कर दे। तो हमारे पास जो कीज़ होती हैं वो हमेशा, जो बड़ी कीज़ होती हैं वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में नहीं होती हैं, वो स्ट्रिंग में भी आ सकती हैं। क्या आप कहते हैं कि नहीं मैं अपना जो इंडेक्सिंग करना चाहता हूँ ना वो रोल नंबर से नहीं बल्कि अपने नाम से करना चाहता हूँ, तो फिर आप ये कहेंगे कि अब आपका जो नाम है वो स्ट्रिंग है, तब आपके पास कोई ऐसा हैश फंक्शन होगा जो उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। और इंटीजर में क्यों कन्वर्ट करेगा? क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारा हैश टेबल है वो हमेशा इंटीजर इंडेक्सेस कंटेन करता है, तो हमें हमेशा उनको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से मेरे ख्याल में यही है कि हैशिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रिंग कैरेक्टर इनटू यूजुअली शॉर्टर फिक्स लेंथ वैल्यू ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो आप एक स्ट्रिंग देंगे, लेट्स से अवैस आपने दिया, और उस अवैस को जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में है उसको कन्वर्ट किया किसी एक इंटीजर फॉर्म में। अब उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। अब ये आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि जो अवैस है
मैंने इसके हर करैक्टर के एसकी कोड्स पढ़ने हैं, क्योंकि एक एसकी कोड ही ऐसी चीज़ होती है कि जो कि डायरेक्ट आपको इंटीजर में वैल्यूज़ मिल सकती है। आपका यहाँ वैस के हर करैक्टर के मैंने एसकी कोड लेने हैं और उनको ऐड कर देना है, और उनको ऐड करने के बाद तो एक इंटीजर नंबर आ जाएगा, और वो बहुत ज़ाहिर है वो बड़ा नंबर होगा, तो फिर उसको मज़ीद शॉर्ट कर देंगे। तो इस तरह आपका एक छोटा सा हैश फंक्शन हो सकता है। और हैशिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप यूनिट टाइम के अंदर या आप कांस्टेंट टाइम के अंदर अपना डेटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जहाँ उन्होंने फिर कोलिजन का जिक्र किया हुआ है, a good hash function also not produce same hash value with different inputs, कि ये ना हो कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था ना कि कोलिजन हो जाता है। कि कोलिजन कब होता है कि जब दो डिफरेंट बड़ी कीज़ हों और जब आप उन पे हैश फंक्शन अप्लाई करें तो वो जो छोटी कीज़ आएँ वो सेम आ जाएँ, यानी कि दो डिफरेंट बड़ी कीज़ से आप सेम छोटी कीज़ जनरेट करें। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसको कोलिजन कहते हैं। और अगर कोई ऐसा हैश फंक्शन आपने बनाया हुआ तो वो अच्छा हैश फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक अच्छा हैश फंक्शन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप जब भी डिफरेंट की उसे पास करें वो हमेशा उसका डिफरेंट हैश की जनरेट करें। ठीक है ना, छोटी जो की बनेगी उसको हम नॉर्मली हैश की कहते हैं, तो उसकी हैश की जनरेट करें। तो ये आपने एक फंक्शन अच्छा बनाना होगा, इसका खास ख्याल रखना। यहाँ फिर उन्होंने बताया हुआ कि टेक्निक्स कि जब आप हैश फंक्शन यूज़ करते हैं तो सिंपल हैश फंक्शंस की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। सिंपल डिवीजन रिमाइंडर मेथड होता है, फोल्डिंग मेथड होता है, रेडिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है, डिजिट रीअरेंजमेंट मेथड होता है। तो ये डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको बताए हैं कि अब आप इनमें से कोई एक स्ट्रेटजी यूज कर लें या आप इनके कम्बिनेशन से, कि अब आप क्रिएटिविटी है ना कि आप कहते हैं अच्छा यार डिवीजन से, जिस तरह डिवीजन रिमाइंडर लास्ट मैंने एग्जांपल दी थी कि 3082 एक बंदे का रोल नंबर है और एक का 1082 है, और आप कहते हैं मैं इसका रिमाइंडर लेता हूँ 100 से, तो जब भी हम उन दोनों नंबर्स का 100 से रिमाइंडर लेंगे तो आंसर हमेशा 82 आएगा। तो इसका मतलब है हमने दो डिफरेंट बड़ी कीज को एक छोटी हैश की 82 पर मैप कर दिया, तो कोलिजन आ गई। तो मैंने जो इसमें मेथड यूज किया था वो डिवीजन रिमाइंडर वाला। अब इसका मतलब ये बहुत अच्छा नहीं है, तो अब मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके साथ फोल्डिंग मेथड को कंबाइन करूँ। फोल्डिंग में ये होता है कि आप अगर बड़ा नंबर आपका जनरेट हो गया तो आप उसको किसी तरह टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फोल्ड कर देते हैं, यानी कि टू पार्ट में एक बड़ा नंबर आया आपका 6 डिजिट्स का नंबर आ गया। फिर जिस तरह वैस के डिजिट्स थे, सॉरी वैस के जो एसकी कोड्स थे आपने इनको ऐड किया तो पता चला वो 4 डिजिट्स का बन गया। जो 4 डिजिट वाला जो नंबर होता है जाहिर है वो अरे में उसका इंडेक्स बड़ा होगा। तो आपने ये किया, आपने कहा अच्छा इस 4 डिजिट के नंबर को तोड़ दो, दो दो डिजिट के बना दो और दोबारा ऐड कर दो, तो अब वो हो सकता है 3 डिजिट का बन जाए या वो टू डिजिट का बन जाए। ये भी एक मेथड हो सकता है। तो वो अब आपकी चॉइस है कि आप कैसे करते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके कम्बिनेशन से अब आप डिफरेंट हैश फंक्शंस बनाने की कोशिश करें। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी। बहुत सारे हैश फंक्शंस होते हैं और दुनिया में कोई बेस्ट हैश फंक्शन अभी तक नहीं बना, हर किसी की कोई ना कोई लिमिटेशंस लाजमी होती हैं। फिर उन्होंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया कि कोलिजन को अवॉइड करने के फिर क्या तरीके हैं। देखें, आप कभी भी 100% कोलिजन ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसा अभी तक मेरे नॉलेज के मुताबिक दुनिया में ऐसा कोई हैश फंक्शन नहीं बना, शायद, अच्छा ये मैं गलत भी हो सकता है मेरे नॉलेज में वैसा हैश फंक्शन ना हो जो ये करता हो। तो कहीं ना कहीं जगह जाकर वो ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि वो जो हैश कीज जनरेट होंगी वो आपस में कोलाइड लाजमी करेंगे। तो अब आपने उसको अवॉइड करने के लिए ओपन एड्रेसिंग या क्लोज्ड एड्रेसिंग इन टेक्निक्स को यूज़ करना होगा। मुझे उन्होंने बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको यहाँ बता दी हैं और ये आपने पढ़ लेना है। अच्छा, प्रोजेक्ट की टास्क क्या आ गई है कि आपने सबसे पहले इसको C++ में इम्प्लीमेंट करना होगा। उसमें जो आपका इनपुट डेटा आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। आप उसका हैश कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच
स्ट्रिंग या एलिमेंट, देन मैप दैट डेटा टू हैश टेबल। तो अब वो जो डेटा आएगा उसको फिर आपने, तो सबसे पहला क्या किया आपने, आपके पास डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में आया, उस स्ट्रिंग की बेस पे वो जो की होगी या डेटा होगा उसकी बेस पे आपने एक हैश की जनरेट करनी है। अब वो आपका ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सके। और फिर आपने यू मस्ट टैकल कोलिजन प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग क्लोज चेन अप्रोच। तो वो अब ज़ाहिर है उसमें, अच्छा यहाँ पहला पॉइंट मैंने मिस कर दिया, यू कैन यूज एनी हैश फंक्शन बट इज प्रेफर्ड। अच्छा अब आपकी ये, उन्होंने कहा कि ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, कोई और भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये प्रेफर्ड है, ठीक है जी। अब आप उस कैसे करेंगे आपने देखना है। फिर आपने कोलिजन जो आएगी उसको अवॉइड करने के लिए क्लोज चेन अप्रोच ये यूज़ करनी होगी। और जो प्रोग्राम मस्ट सपोज रीहैशिंग आफ्टर द डेटा इंजेक्शन इंक्रीज एज सर्टेन रिकॉर्ड लोड फैक्टर। अच्छा, एक खास लोड फैक्टर दिया होगा, अगर उससे डेटा आपका इंक्रीज कर जाता है तो आपको साइज बढ़ाना होगा ज़ाहिर अपने अरे का या हैश टेबल का। तो जब भी आप हैश टेबल का साइज इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा होता है उसको रीहैश करना पड़ता है। तो वो चूंकि साइज चेंज होगा ना, पहले तो आपने लेट से 10 एलिमेंट्स की अरे थी, तो आपने जो की टेबल की आइडेंटिफाई की थी वो उस 10 के साइज के अकॉर्डिंगली की थी। अब वो साइज 10 से 20 हो गया, तो अब वही कीज जो हैं, जो पुरानी कीज थी वो तो काम नहीं आएंगी। अब आपको उनके लिए नई न्यू कीज जनरेट करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ 20। तो इसलिए आपको रीहैशिंग की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अच्छा, योर हैश फंक्शन शुड हैव दीज प्रॉपर्टीज। ये अब उन्होंने जो हैश फंक्शन आपने बनाना है उसके बारे में बता दिया कि हैश वैल्यू इज फुली डिटरमिन्ड बाय द डेटा बीइंग हैश्ड। जो भी डेटा दिया गया ये हमेशा उसी डेटा के बेस पे, आपको स्ट्रिंग अवैस सिद्दीक दिया है या सिर्फ अवैस दिया है, इसी डेटा की बेस पे आपने हमेशा की जनरेट करनी होगी। द हैश फंक्शन यूजेस ऑल द इनपुट्स डेटा। जितना डेटा इनपुट दिया हुआ है वो सारा आपने इस्तेमाल करना है, मिस नहीं करना। हैश फंक्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा अक्रॉस द एंटिटीज ऑफ हैश वैल्यूज। वो आपका हैश फंक्शन ऐसा हो कि जो डिस्ट्रीब्यूट कर सके आपकी हैश वैल्यूज को ओवर द हैश टेबल। तो ये ना हो कि वो कुछ इंडेक्सेस पे वो ज़्यादा एंट्रीज को कुछ इंडेक्सेस में मैप करता रहे और कुछ एंट्रीज बेचारी हैं जो हैं उनकी कभी बारी ना आए, तो कोलिजन बहुत ज़्यादा करना हो, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। द हैश फंक्शन जनरेट वेरी डिफरेंट हैश वैल्यूज फॉर सिमिलर स्ट्रिंग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अक्सर देखें अब एक बंदा है उसका नाम अवैस है और एक और बंदा है उसका नाम भी अवैस है, तो अब दो बंदे आए हैं अवैस। तो अब अगर लॉजिकली देखा जाए तो अवैस नाम को जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे या उसकी हैश वैल्यूज या हैश की जनरेट करेंगे तो एक डिफरेंट वैल्यू बनेगी। तो अब आप ये कर सकते हैं कि आप किसी तरह उसको एक ही नाम को डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट उसकी वैल्यूज या डिफरेंट हैश कीज जनरेट करें। जब कैसे करते हैं, यही ट्रिक्स हैं, यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं कि अच्छा मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये ऐसे कर लेता हूँ, ये ऐसे कर लेता हूँ। तो इस पे थोड़ा सा आपको सोचना भी पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा सा इस पे एक्सप्लोर भी करेंगे ना तो मेरे ख्याल में आप बहुत कुछ लर्न करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा तो दुनिया में ये हैशिंग कैसे की जाती है और क्या काम है। द प्रोग्राम शुड सपोर्ट एफिशिएंट डेटा इंसर्शन, डिलीशन एंड लुकअप। लुकअप का मतलब होता है डेटा रीड करना, डिलीट करना और इंसर्ट करना। और री हैशिंग मस्ट बी डन ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो जैसे जैसे साइज वगैरह आपका इंक्रीज या डिक्रीज करेगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट करते रहें। फिर उन्होंने बोनस पार्ट्स कहा हुआ है कि डेटा कैन बी एडेड इनटू द हैश टेबल यूजिंग अ टेक्स्ट फाइल। अगर आप टेक्स्ट फाइल उसे रीड करके हैश टेबल में डेटा स्टोर करते हैं उसको बोनस मार्क्स है। मैपिंग ऑफ डेटा टू द हैशिंग टेबल कैन बी शोन इन टेक्स्ट फाइल। कि जो आपने मैपिंग की हुई है अगर आप उसको भी टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव कर लेते हैं तो ये भी बोनस पार्ट है। तो ये उन्होंने बेसिक चीज़ें कही हैं। तो ओवरऑल तो प्रोजेक्ट आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको ट्रिक्स यही देखनी है कि आपने हैश स्ट्रिंग से कीज़ कैसे बनानी है, उसके लिए जो डिफरेंट हैश फंक्शंस हैं
वो कैसे करने हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी प्रोजेक्ट है।